नमस्कार दोस्तों, लैंडमार्क केसेस की वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे रुदुल साहा केस की। रुदुल साहा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1 अगस्त 1983 को डिसाइड किया गया था। उसको आज लगभग 37 वर्ष हो गए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 जजेस की बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये एक तरह से कस्टोडियल वायलेंस या इलीगल डिटेंशन का मामला है, जिसमें क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में जो रिट है उसमें किसी को कंपनसेट कर सकता है या नहीं, जिसमें कि स्टेट रॉन्ग या स्टेट की तरफ से इलीगलिटी की गई। तो इस केस में रुदुल साहा जो पिटिशनर थे वो 1968 में एक्विट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाता। ये केस हम ऐसे देख सकते हैं कि हुसैन आरा खातून का जो केस था, जिसमें कपिला हिंगोरानी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में जो लिटिगेशन शुरू की थी और उसमें वो उनकी एडवोकेट थी, उसी तरह से रुदुल साहा के केस में भी कपिला हिंगोरानी ही एडवोकेट थी पिटिशनर की तरफ से। और इसमें जब रुदुल साहा के ट्रायल में यानी सेशन ट्रायल में एक्विटल हो जाने के 14 साल बाद भी जेल से जब नहीं रिहा किया गया, तो रुदुल साहा की तरफ से आर्टिकल 32 में पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन हियरिंग के लिए आई तो उस समय तक रुदुल साहा को बिहार सरकार ने रिहा कर दिया था। तो उस समय जो बिहार की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि रुदुल साहा को रिहा किया जा चुका है, इसलिए अब ये पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गई है, इसका कोई अब मतलब बनता नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेन पिटीशन भले ही रुदुल साहा के जो है जेल से रिहा होने की हो, लेकिन इसमें दूसरी प्रेयर्स भी हैं, जिसमें एक तो कंपनसेशन की बात की गई है, दूसरा उसमें रिहेबिलिटेशन की बात की गई है और तीसरा उसमें मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट उसकी बात की गई है। तो इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिहार सरकार से उसका जवाब मांगा है। बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि इस पूरे मामले में उन्होंने 14 साल की ढिलाई बरती है और कम से कम अब तो वो उनकी तरफ से प्रॉम्प्ट रिप्लाई आएगा, लेकिन उनकी तरफ से अगले कुछ महीनों तक कोई रिप्लाई नहीं आया। जब दोबारा कोर्ट की तरफ से जब हियरिंग शुरू हुई तो उसमें भी बिहार स्टेट के जो एडवोकेट थे उनकी तरफ से यही कहा गया कि क्योंकि अब उनको रिहा किया जा चुका है, यानी रुदुल साहा को रिहा किया जा चुका है, इसलिए अब ये इनफ्रक्चुअस हो गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मेन फोकस वो रुदुल साहा के रिहा किए जाने के अलावा जो है कंपनसेशन और उनके रिहेबिलिटेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस आदि के मामले में जानकारी क्यों तो वो तब तक 14 साल तक जेल में रहे और उसके बाद उस जो आर्टिकल 32 में क्या क्या कंपनसेशन उन्हें दिया जाना चाहिए, उस बात पर कोर्ट जो है सुनवाई करना चाहता था। उसके बाद से बिहार सरकार की तरफ से जो जेल के जेलर थे, जिस जेल में रुदुल साहा रहे थे, वहाँ के जेलर का एफिडेविट आया। उसमें ये कहा गया कि जब सेशन ट्रायल हुआ तो एक्विटल हुआ, तो एक्विटल के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा कहा गया कि जब तक कि जो डीजी और आईजी प्रिजन है उनके फर्दर ऑर्डर नहीं आते तब तक उन्हें डिटेन रखा जाए। बाद में उन जो जेलर की तरफ से जो एफिडेविट था उसको पढ़कर ये भी प्रतीत होता था कि जो है उनको ये बताया गया कि वो उनको इंसेनिटी थी और उसके चलते वो मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी हुई और उसके बाद वो ठीक हो गई। लेकिन उसमें भी इशू ये था कि 1977 का जो एक एफिडेविट में बताया गया था कि 1977 में वो जो है मेडिकली ठीक हो गए थे, उनकी ट्रीटमेंट के अनुसार जो मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वो मेंटली फिट थे, लेकिन उसके बाद भी 5 साल तक उन्हें छोड़ा नहीं गया। तो इस पूरे खेल में जो पूरे केस में जो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि क्योंकि जेलर को तो केवल एक मोहरा बनाया गया है, इसमें जो मेन इशू कोई और है, जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको पता है कि एक्विटल के बाद भी प्रॉपर ट्रायल और उसमें एक्विटल के बाद भी
लंबे समय तक उसे क्यों रखा गया। और जब अगर वो इंसेनिटी का इशू था, तो जब वो अगर वो ट्रायल के समय इंसेनिटी थी, तो उसे उस हिसाब से जो स्टैट्यूटरी जो बेनिफिट मिलने थे, यानी कि कोई भी इंसेन पर्सन का ट्रायल नहीं हो सकता, वो सस्पेंडेड रहता ट्रायल, तो वो कैसे हुआ। और अगर उस समय वो ठीक थे और ट्रायल हुआ और ट्रायल में क्विटल हुए, तो उन्हें छोड़ा क्यों नहीं गया। तो यानी कि उसमें बिहार सरकार या उसके हायर ऑफिसर्स का इसमें एक तरह से जानबूझ करके रुदल साहा को जेल में रखा गया था इंसेनिटी के नाम पर, जो कि पुलिस के द्वारा या बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसी रुदल साहा के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी बेसिक जो ये कह सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन या कोई डॉक्यूमेंट्री डिटेल कोर्ट के सामने नहीं रखी गई। तो उस सब में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से गलती है, और ऐसे मामलों में कि आर्टिकल 32 में कंपनसेशन नहीं दिया जाता, लेकिन कोर्ट का इशू ये था कि हालांकि ये रुदल साहा एक सिविल सूट फाइल करके जो सिविल रॉन्ग उनके साथ हुआ है उसके हिसाब से वो कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस होगा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार उसे कंपनसेट करे, और कंपनसेशन में सुप्रीम कोर्ट ने रुदल साहब को 2 हफ्ते में बिहार सरकार के द्वारा 30,000 रुपये देने की बात कही। हालांकि उससे पहले 5,000 रुपये बिहार सरकार दे चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार ने 30,000 और कंपनसेशन देने की हाँ भरी है, लेकिन हम इसलिए नहीं, उनकी हाँ के बावजूद ये हमारा अलग से एक ऑर्डर है कि बिहार सरकार उसको इमीडिएट कंपनसेशन दे, ताकि वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल उसके पास एक भी पैसा ना हो, वो पेनीलेस हो जाए, और उसके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था अगर बिहार सरकार इस कंपनसेशन के साथ नहीं करेगी तो उसके साथ एक तरह से इनजस्टिस होगा। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भले ही आर्टिकल 32 में जो आर्टिकल 21 का जो इन्फोर्समेंट है, यानी कि 32 इज़ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो उनमें एक आ गया कि जब किसी की पर्सनल लिबर्टी को वायलेट किया गया है, वो भी 14 साल तक, तो उसका कंपनसेशन वैसे तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मॉनेटरी टर्म में सरकार को इसका कंपनसेशन करना पड़ेगा। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने रुदल साहा को 30,000 रुपये कंपनसेशन के रूप में दिए जाने की बात कही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस कंपनसेशन के अलावा अगर रुदल साहा चाहे तो वो बिहार सरकार और जो ऑफिशियल्स हैं जिसकी वजह से उसे 14 साल जेल में रहना पड़ा, उनके खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, और वो उनसे जो सिविल रॉन्ग्स हुए हैं उसका कंपनसेशन वहाँ से ले सकते हैं। उसकी जो पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम का एक तरह से उन्होंने 14 साल तक वायलेशन किया है, उसके लिए वो कोर्ट जा सकते हैं, और वो एक एडिशनल या वो अलग से उसका जो राइट है वो उसे अवेल कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 32 में जो उसने अपनी जो रिट पिटीशन फाइल की थी, उसमें उसके आर्टिकल 21 का जो राइट लाइफ एंड लिबर्टी है, उसमें उसका अधिकार माना गया कंपनसेशन का, क्योंकि उसे डिप्राइव किया गया था उसकी लाइफ एंड लिबर्टी से। तो ये एक 1983 का इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, जो आप आज भी जब कभी भी कस्टोडियल वायलेंस या इलीगल डिटेंशन, लॉन्ग टर्म इलीगल इनकार्सिरेशन होता है, तो ये जो जजमेंट है उसमें साइट किया जाता है। इसका अगर इक्विवेलेंट साइटेशन देखें तो 1983 AIR 1086 और 1983 SCR वॉल्यूम 3 पेज 508 है। धन्यवाद।